हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सॉरी बच्चों, आज थोड़ा लेट हो गया। दरअसल मेरा 8 से 9:30 ऑफलाइन का क्लास था और फिर आते हुए रास्ते में थोड़ा एक जो जगह जाम मिल गया तो इसलिए लेट हो गया। सॉरी। बिक्कू जी, लेट ज़रूर हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। तो सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अजीत। हम लोग चलते हैं टॉपिक पर। पिछली क्लास में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक निकाय पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में जैसे हम लोग डिस्कस किए थे पिछले क्लास में अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। फिर हम लोग डिस्कस किए फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। और उसके बाद हम लोग डिस्कस शुरू किए थे इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। तो मैंने इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग पे थोड़ी ही बातें किया था। शुरू से इलेक्शन कमीशन पर मैं बातें आपसे करूंगा और सभी क्वेश्चन फिर हम लोग आपस में डिस्कस भी करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन हुए। तो आइए देखा जाए, ये टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इलेक्शन कमीशन। तो ये होगा इलेक्शन कमीशन। यानी निर्वाचन आयोग। इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। और इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग का आर्टिकल होता है, ये आर्टिकल 324 टू 329। ये है इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल। मैंने पिछले क्लास में बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जितने भी हैं वो उनके लिए आर्टिकल व्यवस्था दिया है, किसी न किसी आर्टिकल में प्रोविजन है। तो आपसे कमीशन अगर ये पूछता है कि इलेक्शन कमीशन के लिए आर्टिकल क्या है, ऑप्शन होगा 324 टू 329। इसमें इस तरह से सीएपीएफ में भी जो क्वेश्चन किया है लोअर पीसीएस में, तो आर्टिकल इस तरह से दिया है 324 टू 328, 323 टू 326, 324 टू 329। आप समझ ही गए होंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछा है तो आपको ध्यान देना है। आर्टिकल पर भी जो आपसे उलझाए जाते हैं आप क्लियर है। आप देखिए स्टार्टिंग में जो दिया गया 324 के पार्ट फर्स्ट में कहा गया है इंडिया में एक इलेक्शन कमीशन, एक निर्वाचन आयोग होगा जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। तो इलेक्शन कमीशन के लिए अंडर आर्टिकल 324 पार्ट फर्स्ट में व्यवस्था है, भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य उतने निर्वाचन आयुक्त होंगे जितना टाइम टू टाइम, जितना समय समय पर राष्ट्रपति नियुक्त करना जरूरी समझे। लेकिन ध्यान देंगे, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त करना जो जरूरी समझने की बात की गई है, इसका मीनिंग आप लोग ये मत समझेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर ऑल इलेक्शन कमिश्नर्स जो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट व्यवस्था है, तो राष्ट्रपति के जरूरी समझने का मीनिंग ये नहीं कि राष्ट्रपति जो चाहेंगे जिनको मनमाना अपॉइंट करेंगे, सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर ऑल कमिश्नर, ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको चाहती है एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर ऑल कमिश्नर्स जिनको चाहती है ऑन पेपर रिकमेंड करती है, तो पेपर पर अनुशंसा सिफारिश करती है केंद्र की सरकार, राष्ट्रपति महोदय सिर्फ सिग्नेचर करते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर ऑल कमिश्नर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य सभी निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति से मतलब रियली पावर राष्ट्रपति को नहीं, केंद्र सरकार के द्वारा अनुशंसा सिफारिश रिकमेंडेड है।
इसलिए यह व्यवस्था राष्ट्रपति को डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, रिकमेंडेड है, और फिर सिर्फ सिग्नेचर राष्ट्रपति करते हैं। तो कितने होंगे अदर इलेक्शन कमिश्नर, यह डिसाइड करने का पावर होता है केंद्र सरकार को। राष्ट्रपति इस मामले में अपॉइंटमेंट का जो पावर है सिग्नेचर सिर्फ करते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं, अब देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर ऑल कमिश्नर जो अपॉइंटेड होते हैं बाय प्रेसिडेंट, ये सभी रिजाइन भी करते हैं प्रेसिडेंट को। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को त्याग पत्र देना होगा, ये अपना त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को। अदर इलेक्शन कमिश्नर भी जो रिजाइन करते हैं, त्याग पत्र देते हैं, ये भी करते हैं राष्ट्रपति को। इस प्रकार से अपॉइंटमेंट आपने समझ लिया। आपने रिमूवल की बात किया जाए, अब इनको समझाता। तो अपॉइंटमेंट हो गया, रेजिग्नेशन हो गया, अब इनकी रिमूवल की बात की जाए। बहुत केयरफुल होकर रिमूवल पर सुनिएगा। देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल का सेम प्रोसीजर है कैग का, अदर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। यानी मैंने कैग के रिमूवल का बताया था कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से सेपरेट पास होना चाहिए बाय स्पेशल मेजॉरिटी, तभी हटेंगे। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस के रिमूवल के लिए भी मैंने बताया कि प्रेसिडेंट को पावर नहीं है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से बाय स्पेशल मेजॉरिटी हटाए जाते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं, इनके भी हटाने का तरीका वही है, बाय पार्लियामेंट स्पेशल मेजॉरिटी। यानी गवर्नमेंट रिकमेंड कर दे और प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर दें। प्रेसिडेंट के द्वारा ये पावर नहीं, रिमूवल नहीं, एक्सिक्यूटिव कार्यपालिका सरकार को पावर नहीं, हटाने का पावर है पार्लियामेंट, संसद को। तो इस प्रकार से कैग, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इन सभी के हटाने का पावर एक ही है, व्यवस्था प्रोसीजर एक है। तो पवित्र जी गुड मॉर्निंग, एंड महन जी आप सभी को गुड मॉर्निंग, किरण गुड मॉर्निंग। आते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से अदर इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल का पूछा गया, तो उनको समझिए। अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनके रिमूवल का अलग व्यवस्था है। तो उनके रिमूवल की जो व्यवस्था है वो है बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन जब कभी भी अदर इलेक्शन कमिश्नर को हटाते हैं तो ऐसे मामले में प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। तो अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने से पहले राष्ट्रपति चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त से कंसल्ट भी करते हैं, तब हटाते हैं। इस प्रकार से आपने अपॉइंटमेंट समझा, रेजिग्नेशन समझा, और आपने इनके रिमूवल का प्रोसीजर, पद से हटाने की प्रक्रिया भी क्लियर हुआ। अब हम लोग बातें करेंगे इनके लिए टर्म। तो देखिए सीईसी हो या अदर इलेक्शन कमिश्नर, ये होंगे सीईसी, यानी मीनिंग समझ गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। यानी आप कहेंगे हिंदी में मुख्य निर्वाचन आयुक्त। सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और ईसी यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, आप कहेंगे इलेक्शन कमिश्नर। निर्वाचन आयुक्त। इन दोनों के लिए टर्म की बात किया जाए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की टर्म की बात किया जाए या अदर इलेक्शन कमिश्नर टर्म की बात किया जाए तो दोनों का टर्म सेम है। दोनों की कार्यकाल की बात किया जाए तो कार्यकाल दोनों का सेम है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की टर्म हो या अदर का, इनका टर्म होता है 6 ईयर, 6 वर्ष इनका टर्म होता है, 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। इसी प्रकार से अब मैक्सिमम एज की बात किया जाए, ये मैक्सिमम एज आप हिंदी में कहेंगे अधिकतम उम्र, तो ये होता है कितना, 65 वर्ष।
ये दोनों के लिए है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मैक्सिमम एज की बात किया जाए, होता है कितना? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मैक्सिमम एज होता है 65 ईयर, और अदर इलेक्शन कमिश्नर का भी मैक्सिमम में अधिकतम उम्र होता है इतना ही, 65 ईयर। अब ध्यान दीजिए, यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है एमपीपीसीएस में, आपसे प्रश्न किया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पोस्ट वैकेंट होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद रिक्त होता है, इनमें से किस परिस्थिति में? और एमपीपीसीएस पीटी में क्वेश्चन जो दिया गया था, ऑप्शन दिया था 65 इयर्स मैक्सिमम एज कंप्लीट होने पर, ठीक है। नेक्स्ट दिया था 6 इयर्स टर्म कंप्लीट होने पर, 6 वर्ष कार्यकाल पूरा होने पर, और नेक्स्ट दिया था दोनों में जो पहले पूरा हो, जो पहले कंप्लीट हो। नेक्स्ट नन ऑफ दिस, आप समझ गए होंगे, सही जवाब होगा सी, दोनों में जो पहले कंप्लीट हो। यानी सपोज कर लीजिए 55 वर्ष की अवस्था में कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ, तो ऐसा नहीं 65 तक रहेगा, पहले कंप्लीट हो गया टर्म। सपोज कर लीजिए 64 इयर्स की अवस्था में कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाई प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हुआ, तो आप समझ जाइए 6 ईयर टर्म कंप्लीट नहीं करेंगे, मैक्सिमम एज, यानी 1 वर्ष पूरा हुआ, 65 वर्ष हो गया, तो 1 वर्ष ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी रहेंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे। और ये बातें अदर इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी है। तो जब भी आपसे पूछा गया कि कब तक, तो आपका जवाब यही होगा, दोनों में जो पहले कंप्लीट हो, या तो टर्म पहले कंप्लीट हो गया 6 वर्ष, रिटायर्ड होंगे इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर, या मैक्सिमम में कंप्लीट होगा तब भी रिटायर्ड होंगे। तो इसलिए आपका सही जवाब होगा दोनों में जो पहले कंप्लीट हो, जो पहले पूरा हो, ये पूछा गया क्वेश्चन। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी के चेयरमैन, कैग और इलेक्शन कमिश्नर, इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तीनों के टर्म और मैक्सिमम एज इक्वल है, एक समान है, आपको ध्यान देना है। अब आइए इलेक्शन कमीशन से संबंधित हम लोग कुछ और बातें करें। देखिए, आपके कंट्री में इलेक्शन कमीशन की बात किया जाए तो एक समय था चीफ इलेक्शन कमिश्नर मात्र हुआ करता था, लेकिन आपके देश में एक बड़ी चेंजिंग हुई। क्या हुआ? 1989 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ था, अदर इलेक्शन कमिश्नर नहीं हुआ करते थे। भारत सरकार ने क्या किया, 1989 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ एक और इलेक्शन कमिश्नर कर दिया, यानी इंडिया का इलेक्शन कमीशन मल्टी मेंबर हो गया। लेकिन भारत सरकार, इंडिया गवर्नमेंट ने आफ्टर 1 ईयर, 1990 की बात है, इन्होंने फिर सिंगल कर दिया, इलेक्शन कमीशन जो अपॉइंट हुआ था हटा दिया गया। और इस प्रकार से देखा जाए तो फिर गवर्नमेंट ने यहां संख्या बढ़ा दिया। 1993 की बात है, 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हो गए, और 93 से इलेक्शन कमीशन मल्टी मेंबर फिर हो गया 3 सदस्य, और 1993 से तब से कंटिन्यू चल रहा है, यानी आज भी वही व्यवस्था है। इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं एंड अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर। तो आज 3 सदस्य हो गए, और 1993 से ही चल रहा है, 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट किए गए, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑलरेडी। तो आज ये संख्या 93 से ही 3 सदस्य। तो आज आपसे पूछा गया कि इलेक्शन कमिश्नर जो 3 सदस्य हुआ है, ये व्यवस्था कब से कंटिन्यू है? जवाब होगा 1993। इंडिया का इलेक्शन कमीशन मल्टी मेंबर कब बना? तो आपका जवाब 1989। और इस प्रकार से ये व्यवस्था आपके देश में चल रहा है। एक क्वेश्चन मैं आपको सुना दूं। देखिए, बिहार के सेक्रेटरीट, बिहार सचिवालय में असिस्टेंट ग्रेड लेवल का एक पोस्ट था, और उसमें 2.5-3 साल पहले का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रिमूव बाई, उसमें ऑप्शन में दिया था बाई सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन में दिया था बाई प्रेसिडेंट, नेक्स्ट सी ऑप्शन बाई पार्लियामेंट, और नेक्स्ट दिया था नन ऑफ दिस। तो आप समझ जाइए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। क्या जवाब होगा? बोलिएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिमूव बाई। और अब आपको देखना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा देने की शक्ति संविधान किसको दिया है? राष्ट्रपति को, संसद को, सुप्रीम कोर्ट को, इनमें से कोई नहीं। बोलिएगा। कुछ लोगों के जवाब आ गए हैं, आप औरों का भी जवाब मैं चाहूंगा।
जरा देखो कितना सीरियस आप लोग सुन रहे हैं। पवित्र मंडल, आपका जवाब आ चुका है और बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। बेक्कू कुमार भी बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। तो ये बिहार में सेक्रेटरीट सचिवालय में असिस्टेंट ग्रेड के एग्जाम में 2.5-3 साल पहले ही यह पूछा गया है। आपका जवाब है। और सुमित ये पूछना चाह रहे हैं कि सिलेबस कितने % हो गया है। सुमित, आपका सिलेबस अब खत्म होने वाला है, परसेंटेज कितने बाकी हैं उसका परसेंटेज पूछिए, तो मुश्किल से 1 या 2 लेक्चर में खत्म हो जाएंगे। ठीक है सुमित, तो अब तो सुमित आप खुश होंगे, खत्म होने वाला है, तो आने वाले 1-2 लेक्चर में, 1.5 से 2 लेक्चर में खत्म हो जाएंगे। ठीक है सुमित, तो 1 लेक्चर या 2 लेक्चर हो सकता है, किसी दिन 1.5 घंटे ना 2 घंटे ले लेंगे अगले क्लास, तो खत्म हो जाएगा। अब टॉपिक नहीं है। तो अब सुमित, अब आप बोल रहे हैं कि मेंबर को रिपीट करें। अब रिपीट का स्पेलिंग भी गलत कर रहे हैं। सुमित जानते हैं ये पढ़ने का तरीका आपका बहुत गलत है। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था 3 बार एक्सप्लेन किया, तो आप इसके चक्कर में व्यस्त थे कि सिलेबस कितने % खत्म हुआ, कब खत्म होगा, और अब उससे फ्री हुए तो अब ये फालतू का टाइम वेस्ट कराएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं जब एक्सप्लेन किया जाए तो कॉन्सेंट्रेट रहें। आप समझ गए होंगे। चलिए मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुमित खूब ध्यान से सुनेंगे। मैंने ये बताया कि इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर हैं, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ होता था, अदर मेंबर नहीं। 89 में मेंबर की संख्या कर दी गई, 1 और 2 हो गए, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अदर मेंबर। फिर क्या हुआ कि 90 की बात है, गवर्नमेंट ने हटा दिया, अब सिंगल मेंबर यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ हो गए। 1993 में फिर 2 और कर दिया गया, यानी 3 हो गए। ठीक है, अमृत राज का भी विचार देख लो। हमें मन करता है कि सर आपसे पढ़ता ही रहूंगा। थैंक यू अमृत राज। चलिए कोई बात नहीं, जो डाउट होंगे कोर्स समाप्त होने के बाद भी, अमृत आप अपने डाउट को, नंबर हमारा आई है, व्हाट्सएप पे दीजिएगा। कोई गाइडेंस होगा, स्टूडेंट व्हाट्सएप के द्वारा पूछते रहते हैं, सीखते रहते हैं। हम टाइम्स के लोग हमेशा आपके भविष्य के लिए चिंतित हैं, हमेशा सहयोग करते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। आइए अब हम लोग देखते हैं। अच्छा, पवित्र मंडल का ये क्वेश्चन है, सर जी आर्टिकल 35A 1 लेक्चर, ध्यान दीजिए 35A, आप इतना जान लीजिए, आपके लिए इतना सफिशियंट है। 370 मैंने उस दिन पढ़ाया था, मैंने बताया था कि जेएनके को ऑटोनॉमी दिया गया। 35A के द्वारा जेएनके को एक्स्ट्रा ऑटोनॉमी की बात की जा रही, जिसका विरोध आप जान रहे हैं कि भारत के अन्य क्षेत्रों की पब्लिक, आप लोगों जैसे सिंसियर पढ़े लिखे पब्लिक विरोध कर रही है। और क्यों विरोध कर रही है? क्योंकि जम्मू कश्मीर 370 के द्वारा जो व्यवस्था दिया गया है, आप इस बात को समझ रहे हैं, अननेसेसरी बड़ी समस्याएं पैदा कर रहा है। नंबर फर्स्ट देख रहे हैं, आतंकवाद का एक कारण 370 भी है। नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं, अन्य राज्यों के अपेक्षा अननेसेसरी बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल एक्सपेंडिचर मिसयूज हो रहा, ये सभी कुछ 370 कारण। तो ये भी कहा जाएगा कंप्लीट इंडिया, पूरे भारत के डेवलपमेंट में जम्मू कश्मीर का 370 एक समस्या है। और जम्मू कश्मीर के समस्या से समय समय से हमारे भारत के और क्षेत्र भी अफेक्टेड होते हैं। आप ये भी जानते हैं वही 370 है जो आन मान शान तिरंगे का अपमान भी कराता है। तो 35A के द्वारा एक्स्ट्रा ऑटोनॉमी और दे दिया गया, तो आप समझ सकते हैं सुमित, आपके देश की स्थिति और भयंकर होगी। इसलिए आप लोगों जैसे पढ़े लिखे लोग, समाज के लोग जिनको जानकारी है, 370 का विरोध कर रहे हैं और 35A का भी, ये मानकर कि 370 के द्वारा जो ऑटोनॉमी मिला है वही हमारे देश के लिए प्रॉब्लम समस्या बना है। 35 के द्वारा और ऑटोनॉमी दे दिया गया तो हमारे देश की प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। यह है 35 जो जेएनके के लिए एक्स्ट्रा ऑटोनॉमी स्वायत्ता देने की बात, यानी कई मामलों में सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार के जो कंट्रोल हैं वो और कम हो जाएंगे, ज्यादा ऑटोनॉमी वहां मिल जाएंगे 35A अगर व्यवस्था दिया गया तो। किरण का कहना है कि सर मैंने कभी पॉलिटी नहीं पढ़ा, बट सर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया, सब समझ में आता है। थैंक यू किरण जी। देखिए मेरा प्रयास यही है कि सिंपल तरीके से पढ़ाया जाए और कमीशन के पूछे गए सभी क्वेश्चन आप सही कर सकें, ये मेरा प्रयास रहता है। और
थैंक्स तो इस बात का भी बोलेंगे आप सभी स्टूडेंट का कि सिर्फ ये कहना उचित नहीं है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं, मैं ये भी कहूंगा कि आप सभी अच्छे स्टूडेंट हैं। अगर मैं प्रयास करता अच्छे पढ़ाने का और आप सभी लोग ध्यान नहीं देते तो मेरे अच्छे पढ़ाने का फायदा आप लोगों को नहीं मिलता। तो इसलिए मैं कहूंगा कि रियली आप सभी अच्छे स्टूडेंट भी हैं और इसी उम्मीद में हम सभी लोग अच्छा करने का प्रयास करते हैं। थैंक यू। आगे चला जाए तो आगे हम लोग देखते हैं इलेक्शन कमीशन में हम लोग बातें करेंगे इलेक्शन कमीशन का कार्य क्या होता है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क इनके क्या काम होते हैं। तो आइए देखा जाए इलेक्शन कमीशन के कार्य क्या, इनके वर्क की बात किया जाए तो इस प्रकार से देखिए, कोई भी बॉडी होती है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसकी कुछ न कुछ जिम्मेदारी दिए गए। हम लोग बातें ये करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इलेक्शन कमीशन को कौन सी जिम्मेदारी दिया है, क्या कार्य करता है। आप जानते होंगे आपके कंट्री में कई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जैसे प्रेसिडेंट बहुत बड़ा पोस्ट है, बहुत बड़ा संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति। इसी प्रकार से आप जानते हैं वाइस प्रेसिडेंट हायरार्किकल पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड नंबर पर आता है, यह भी हमारे देश का बहुत बड़ा संवैधानिक पद है। इसी प्रकार से देखा जाए तो आपके यहां पार्लियामेंट बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा। इसी प्रकार से देखेंगे राज्यों में राज्य विधानमंडल है, स्टेट लेजिस्लेचर। तो इस प्रकार से ये जो स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधानमंडल है, कुछ राज्यों में यानी 7 स्टेट में 2 हाउसेज हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इनके इलेक्शन अब आप सभी लोग समझिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा लोकसभा के मेंबर और राज्यों में विधान परिषद विधानसभा के सदस्य, इन सभी इलेक्शन को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक बात जरूर समझिएगा, अदर जो इलेक्शन आपके कंट्री में है, जैसे लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय शासन, जैसे नगर पालिका, टाउन एरिया, नगर निगम, इस तरह से नोटिफाइड एरिया, म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की नहीं। ये रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट ये व्यवस्था मेंटेन करते हैं, कराते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ नगर निगम का इलेक्शन कराना है, इलाहाबाद नगर निगम, गोरखपुर नगर निगम, तो ये कराना यूपी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की नहीं। तो इस प्रकार से ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है इलेक्शन कंडक्ट कराना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा लोकसभा के मेंबर, विधान परिषद विधानसभा के सदस्य, ये सभी इलेक्शन इनके द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। आप जानते होंगे 1951 में जो जन प्रतिनिधित्व कानून आया है, उसके अंडर इलेक्शन कमीशन को अधिकार दिया गया है कि ये आचार संहिता भी तैयार करते हैं और उसमें यह व्यवस्था होता है, आचार संहिता में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का प्रत्याशी है और संहिता का उल्लंघन करता है तो उनके लिए इलेक्शन कमीशन को पावर है पनिशमेंट देने का। तो आपने देखा अभी 2019 के इलेक्शन में, 2019 का जो इलेक्शन हुआ, इसमें भी कुछ ऐसे नेता जो कमियां पाई गई, इलेक्शन कमीशन ने उनको पनिशमेंट भी दिया। 1 दिन, 2 दिन, 24 घंटे, 36 से 48 घंटे उनको चुनाव प्रचार करने से रोका। कितने को कुछ दिन नजरबंद भी किया, मूव नहीं कर सकते, भाषण नहीं दे सकते। तो ये सब इनका काम है। अर्थात इलेक्शन जब होना होता है तो इलेक्शन अनाउंस करना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं, ये काम होता है किसका? प्रेसिडेंट का। राज्य में कोई इलेक्शन है, एमएलए का, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर का, तो इलेक्शन अनाउंस होते हैं बाय रिलेटेड स्टेट गवर्नर। तो इस प्रकार से जब प्रेसिडेंट या गवर्नर इलेक्शन के लिए अनाउंस कर दिए तो इलेक्शन कंडक्ट कराने की और आचार संहिता, ये सब कुछ जिम्मेदारी अब गवर्नमेंट प्रेसिडेंट की नहीं होती, ये जिम्मेदारी होती है इलेक्शन कमीशन। तो अनाउंसमेंट मात्र हो गया और उसके बाद सारी जिम्मेदारी संभालता है ऑटोनॉमस बॉडी, स्वायत्त निकाय, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, वो सारी जिम्मेदारी। तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सिंबल, चुनाव चिन्ह प्रदान करना, किसी पॉलिटिकल पार्टी को राज्य स्तर की पार्टी का स्टेटस देना या नेशनल पार्टी का स्टेटस देना, ये सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन का। और इसी प्रकार से फाइनली इलेक्टेड हुआ उसके लिए अनाउंस करना और साथ साथ प्रमाण पत्र देना विजयी होने का, ये सारे उन्हीं का। तो इस प्रकार से जब इलेक्शन होता है तो जिले का कलेक्टर जो होता है वह जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में काम करता है। और जानते होंगे जिस जिले में सांसद को इलेक्टेड हुआ, एमएलए इलेक्टेड हुआ, तो जिला निर्वाचन अधिकारी
यानी कलेक्टर जो होता है वही विजयी होने का प्रमाण पत्र देता है। और इस प्रकार से वह सांसद, अब आगे की कार्रवाई है, ओथ लेना, शपथ, ये बता ही चुके हैं पार्लियामेंट पढ़ाते वक्त कि वोट कौन दिलाता है, कैसे, ये सारी बातें मैं कर चुका हूं। तो इस तरह से ये सारी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन का और सभी कुछ संभालता है, अच्छे से सारी व्यवस्था मेंटेन होती है। इसी के बाद कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन जो टॉपिक है, इनका वर्क भी देखा, सब कुछ आपसे ये पूछा गया हु वाज फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो क्या बताएंगे आप लोगों से? मेरा क्वेश्चन है, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी फर्स्ट CEC, बताइएगा जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी हिंदी में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, क्या जवाब होगा? जल्दी बोलिए, कमेंट जल्दी करें। हु वाज फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? आपका जवाब होगा ये सुकुमार सेन। ये सुकुमार सेन। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ये होंगे सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। तो इस प्रकार से आपने सभी कुछ देख लिया। इलेक्शन कमीशन के बाद हम लोग नेक्स्ट बॉडी पर चर्चा करेंगे और नेक्स्ट बॉडी इस प्रकार से होगी और ये होगा नेक्स्ट बॉडी होगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आइए देखा जाए। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी शॉर्ट में आप इसे कहेंगे यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। यूपीएससी, ध्यान दीजिए, पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल 315 टू 323। ये पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग के लिए आर्टिकल। दूसरी चीज समझिए, 315 टू 323 जो आर्टिकल दिया गया है, ये सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं है, इसमें सभी पब्लिक सर्विस कमीशन आ जाते हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी, सभी के लिए। तो अजीत, आप प्रेसिडेंट के लिए क्या कहना चाहते हैं? बार बार लिख रहे हैं, कंप्लीट लिखिए, जो आपका प्रॉब्लम हो कमेंट कंप्लीट लिखें। तो आप सिर्फ प्रेसिडेंट लिख रहे हैं, तो प्रेसिडेंट से मतलब क्या क्या जानना चाहते हैं प्रेसिडेंट के बारे में? बोलिएगा, प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्या जानना चाहते हैं? अजीत जल्दी बोलिए, नहीं बोलेंगे तो पंकज जी कह रहे हैं कि सर अनाउंसमेंट शॉर्ट में रिपीट कर। ध्यान दीजिए पंकज जी, पहली बात तो ये आपने लैंग्वेज चेंज कीजिए, आप लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। कर दो, कर दी, ऑफिसर बनने जा रहे हैं, कर दीजिए। ये मेरा नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होता है जब उस लेवल पर पहुंचते हैं। बहुत रफली लैंग्वेज है ये। टीचर से क्या, अपने से बड़े से नहीं बोलना चाहिए इस तरह से। लैंग्वेज बड़ा मीनिंग रखता है, और मैं कई बार देखता हूं व्हाट्सएप पर भी देते हैं तो इसी तरह का भाषा इस्तेमाल करते हैं। तो प्लीज ये लैंग्वेज आपके लिए अच्छा नहीं है अगर ऑफिसर बनना है तो। ध्यान दीजिए, अनाउंसमेंट बिल्कुल सिंपल सी बात है। प्रेसिडेंट अगर करेंगे
तो ऑन पेपर इसका अनाउंसमेंट कर दें, ये बात घोषणा कर देंगे इलेक्शन के लिए। सिंपल सी बात है, नोटिफिकेशन जैसे होता है उस रूप में। तो इसमें कोई डिटेल व्यवस्था नहीं कि लंबा करेंगे, बस इतना जानिए कि लोकसभा या राज्यसभा का इलेक्शन होगा या और भी इलेक्शन सेंटर का, तो अनाउंस बाई प्रेसिडेंट। कमीशन क्वेश्चन करेगा कि केंद्र में जो भी इलेक्शन है अनाउंस बाई, तो ऑप्शन में देगा बाई गवर्नर, बाई प्रेसिडेंट, बाई वाइस प्रेसिडेंट, बाई प्राइम मिनिस्टर। आपका जवाब बाई प्रेसिडेंट। और स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर का इलेक्शन है तो जवाब होगा अनाउंस बाई गवर्नर। ठीक है, एक नोटिफिकेशन के रूप में। क्लियर? और किरण, आपका जो क्वेश्चन है समझ लीजिए। आपने क्वेश्चन पूछा है कि सर जी स्टेट पीएससी का चीफ का सिलेक्शन कौन करता है? ध्यान दीजिएगा, इनके सिलेक्शन नहीं होते हैं, अपॉइंटमेंट होते हैं। यानी आप जैसे ये एग्जामिनेशन फेस नहीं करते हैं। मैं अभी पढ़ा रहा हूं लेकिन आपने क्वेश्चन कर दिया तो अभी जवाब दे दो। देखिए, यूपीएससी के चीफ, यूपीएससी के चेयरमैन अपॉइंटेड होते हैं बाई प्रेसिडेंट, बट आपने पूछा है स्टेट पीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इनके हेड यानी चेयरमैन अपॉइंटेड होते हैं बाई गवर्नर। क्लियर हो गया किरण? तो राज्य के लोक सेवा आयोग स्टेट पीएससी के चेयरमैन अपॉइंटेड बाई गवर्नर एंड चेयरमैन ऑफ यूपीएससी अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से क्या हो गया? हाँ दयानंद, जल्दी बताइए क्या कहना चाहते हैं, जल्दी बताओ बेटा। दयानंद, क्या दिक्कत है? दयानंद बेटा जल्दी बताओ, तुम 3-5 बहुत करते हो, जल्दी बोलो क्या पूछना है। दयानंद जल्दी बोलो, तुम डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो। कुछ और टीचर भी तुम्हारे विषय में बता चुके हैं और तुम उस दिन कॉलिंग पर भी इसी तरह की बातें कर रहे थे। कॉलिंग पर तुमने कहा था कि क्वेश्चन पूछने पर नहीं बताते हैं। बताओ किसके क्वेश्चन को नहीं बता रहे हैं? लगातार सबके क्वेश्चन को देख रहे हैं। तुमने बताया था कि कमेंट जो लिखते हैं उसको पढ़ते नहीं है। मैं कॉलिंग बगल में ही बैठा था, सुन रहा था और तुम ही थे। तो जल्दी बोलो दयानंद। दिक्कत यही है कि कोर्स खत्म होने वाला है, पहले तुम्हारे कैरेक्टर के विषय में पता होता तो बस फीस वापसी बाहर करा देते। तुम 2 टीचर के विषय में इसी तरह बताए कि वो कमेंट नहीं पढ़ते। मैं वहीं बैठा सुन रहा था और मैं जानता हूं मेरे टाइम्स में कोई टीचर नहीं है किसी सब्जेक्ट का जो स्टूडेंट का जवाब न दे, और हमारे 2 टीचर के विषय में तूने कंप्लेन किया था। तो बेटा ऐसे कंप्लेन सामने बैठकर सबके कमेंट का जवाब मैं दे रहा हूं, इसी तरह से अन्यों का भी तुम बोलते हो। जल्दी बोलो दयानंद, अपने क्वेश्चन को जल्दी बोलो, क्या पूछना है, क्या शॉर्ट में बग रहे हैं, जितना डिटेल चाहो बोलो। दयानंद जल्दी, नहीं तो ब्लॉक कर देंगे आज। तुम कई दिन से 3-5 कर रहे हो। 2 टीचर का उस दिन सुना तुमने कॉलिंग पर बोल रहे थे कि जो है बाय नेम बोले कि ऐसे ऐसे करते हैं, कमेंट देते हैं, वो जब पढ़ते नहीं कमेंट। जबकि मैं हर टीचर से पूछता हूं, वो लोग बताते हैं कि हम लोग कमेंट पढ़ के पढ़ाते हैं। मैं भी वही कर रहा हूं, कमेंट पढ़ के जवाब दे रहा हूं। जल्दी बोलो दयानंद, अगर नहीं बोलते हो तो हम ब्लॉक करेंगे, सभी बैच से ब्लॉक करेंगे। हमारे सभी टीचर कमेंट पढ़ते हैं, जवाब देते हैं, और 2 टीचर का बाय नेम तुमने उस दिन बोला था, तो मैंने सोचा कभी समझाएंगे बट भूल गया। आज फिर तुम्हारा वही कह रहे हो कि शॉर्ट में भग रहे हैं। तो जल्दी बताओ क्या चाहिए तुम्हें, कितना डिटेल, क्या जो पूछना हो पूछो, और नहीं तो आज सारे बैचे से तुम्हारा ब्लॉक करेंगे, आज छुट्टी कर देंगे। तुम्हारे ऐसा आदमी नहीं चाहिए। हमारे सारे स्टूडेंट अच्छे हैं और तुम्हारे कारण से डिस्टर्ब हो ये नहीं चलेगा। दयानंद जल्दी कमेंट करो क्या चाहते हो। क्या किया है आपने? ये नहीं बताया कि किसी क्षेत्रीय पार्टी को नेशनल पार्टी की मान्यता कैसी दी जाती है। अलग से बताएंगे बेटा, चिंता मत करो। और अभी चाहते हो तो दयानंद तुम पूछ लेते, सभी पूछ रहे हैं, तुम भी पूछ लेते।
क्वेश्चन पूछने को मना किया है, सभी पूछ रहे हैं। मैं बताता, उसकी अलग से व्यवस्था है, मैं बताऊंगा पार्टी पर अलग से, लेकिन अभी जानना चाहते हो अलग से नहीं बताऊंगा, अब अभी सुन लो। लेकिन जितने कुटिल हो, ये कुटिलता हटाओ, नहीं तो हर जगह ब्लॉक कर देंगे, नाटक मिट जाएगा। सभी स्टूडेंट पूछ रहे हैं, तुमके लिए अलग से टाइम दिया जाएगा, पूछो उसको। ध्यान से सुनो, मैं बता रहा हूं, ये बात पहले ही पूछ लिए होते, नाटक करने की क्या जरूरत है? सभी पूछ रहे हैं, तुम भी पूछ लिए होते। सुनो, मैं बता रहा हूं, स्टेट पार्टी से पहले की बात बता रहा हूं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का क्रिएशन करना होता है तो एक एप्लीकेशन फॉर्म देना होता है इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन उसको रजिस्टर्ड कर देती है। उस पार्टी को कहते हैं रजिस्टर्ड पार्टी, यानी किसी रूप में उसको मान्यता नहीं है। उस पार्टी को न स्टेट पार्टी कहेंगे न नेशनल पार्टी। और दयानंद बेटा सुन लो, टीचर की तरफ से इस तरह से मेंटलिटी रखेगो, सिर्फ क्रिटिसाइज, दिमाग में तुम्हारे इतनी गंदगी भरी है तो दुनिया की कोई ताकत क्या सिलेक्शन दिलवाएगा? ये भावना तुम्हारे अंदर है। यही शुरू में ही पूछ लिए होते, मैं जवाब देता। सभी पूछ रहे हैं, तुम भी पूछ लिए होते। लेकिन आरोप लगाना सिर्फ तुम्हारी आदत है। उस दिन 2 टीचर को बाई नेम तुमने फालतू आरोप लगाया, ये पूछ लिए होते, मैं जवाब देता। सुन लो, जवाब दे रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति पार्टी बनाना चाहता है, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन में यह फॉर्म फिलअप करके और अपने एप्लीकेशन दें। इलेक्शन कमीशन को रजिस्टर्ड करने का अधिकार है। रजिस्टर्ड कर दिया तो उस पार्टी को गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दल कहते हैं। विदाउट मान्यता वो रजिस्टर्ड पार्टी कहेंगे। न स्टेट का मान्यता है न नेशनल। अब आगे चलो, कोई भी पार्टी अगर राज्य में इलेक्शन हुआ एमएलए का, विधानसभा का, और टोटल वैलिड वोट का अगर 6% उसने वोट प्राप्त किया या मोर देन दिस, और साथ साथ राज्य विधानसभा में टोटल का 2% सीट भी उसने प्राप्त किया, सिर्फ वोट परसेंटेज नहीं, सीट भी, तो ऐसे परिस्थिति में उस पार्टी को इलेक्शन कमीशन उसको स्टेटस देगा स्टेट पार्टी का, राज्य स्तर का राजनीतिक दल। डिटेल सुन लो। और उसके बाद क्या व्यवस्था है? उसके बाद 2000 तक हमारे व्यवस्था था कि 4% वोट पाता है तो स्टेट पार्टी, लेकिन 2000 में भारत सरकार ने बदल दिया, इसको कर दिया क्या व्यवस्था 6%। और स्टेट पार्टी की मान्यता, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ रहा है और माना कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है, और लोकसभा के चुनाव में अगर कम से कम 4 राज्यों में कम से कम वैलिड वोट का 6% उसने वोट पाई, पार्टी कम से कम कितने में? 4 में। और ध्यान दीजिए, इतना ही नहीं, सीट भी प्राप्त करना है। सीट कितना? सीट 2%। तो राज्यों के लिए दिया गया 3% और लोकसभा के इलेक्शन में 3%, टोटल सीट का 3%। और ये 3% ऐसा नहीं कि 2 ही राज्यों में, एक ही राज्य में, जैसा सपा को आप जानते हैं, ये 3% की आवश्यकता पूरी कई बार किया है सिर्फ उत्तर प्रदेश में, लेकिन सपा को नेशनल पार्टी का स्टेटस इसलिए नहीं मिला क्योंकि यहां पर व्यवस्था है 2000 के बाद कि ये सीट जो 3% होगा लोकसभा का, वो कम से कम 3 राज्यों में, जैसे एक राज्य में हो गया 6 सीट, दूसरे में 2, किसी में 1, लेकिन कुछ भी हो बट 3 राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट हो, तो 3 राज्यों में पाते हैं तो उनको 6% एटलीस्ट या मोर देन दिस 4 राज्यों में, और सीट कम से कम लोकसभा के 3% 3 राज्यों में डिवाइडेड हो प्राप्त करते हैं, तो उस पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिलेगा। खूब ध्यान से सुन लो दयानंद। और आज के डेट में देखा जाए तो 7 पार्टी नेशनल पार्टी के रूप में है और +40 यानी 40-45 स्टेट पार्टी के रूप में। नेशनल पार्टी ही पूछा जाएगा। तो नेशनल पार्टी में आज पार्टी है कांग्रेस। उसके बाद देखा जाए तो और भी पार्टी है, जैसे 2 कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी। उसके बाद देखा जाए तो बीजेपी। बीजेपी के बाद देखा जाए तो और भी पार्टी है, जैसे ममता बनर्जी जी की पार्टी। इसी तरह से देखा जाए तो बसपा है। तो इस तरह से इतने पार्टी हो गए, ये इतने तृणमूल कांग्रेस, बसपा, ये सभी पार्टी नेशनल पार्टी है। तो 7 पार्टी हैं जिनको नेशनल पार्टी की स्टेटस है। अदर 45 पार्टी ऐसे हैं जो स्टेट पार्टी। अन्य जितने सैकड़ों हजारों पार्टी हैं आपके देश में,
सैकड़ों पार्टी हैं जो रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत हैं, उनको स्टेट और नेशनल पार्टी के रूप में मान्यता नहीं। दयानंद, समझने में कोई दिक्कत हो, अब बताओ तुमको डिटेल जवाब मिला या नहीं? नहीं समझ में आया है, दोबारा क्वेश्चन करो। जल्दी बोलो दयानंद, अपनी रिएक्शन दो, समझ में आया या नहीं? तुमको कंप्लीट जवाब पार्टी से संबंधित मिला कि नहीं? जल्दी रिएक्शन दो, तब मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी बोलो दयानंद। जल्दी दयानंद, जल्दी अपना प्रतिक्रिया दो। अगर प्रतिक्रिया नहीं देते हो 3-5 करोगे तो आज से ही ब्लॉक शुरू हो जाएगा, जिस बैच में होगे। विकास जी, सपा राज्य स्तर की पार्टी है, नेशनल पार्टी नहीं, क्योंकि नेशनल पार्टी के लिए 4 राज्यों में यह रिक्वायरमेंट होना चाहिए और सपा को 4 राज्यों में नहीं है, इसलिए यह स्टेटस नहीं। आज के डेट में 7 हैं, मैंने अभी बताया। अच्छा सर, आप क्या बोल रहे हो? सर मेरा नेट सही नहीं चल रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करूं? तुम्हारा प्रॉब्लम है, इसलिए मेरा वीडियो बैक चल रहा है, काफी बफरिंग। हमारे यहां से गड़बड़ी नहीं है दयानंद, तुम्हारे मोबाइल की प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सभी का बहुत बढ़िया चल रहा है, किसी स्टूडेंट का कंप्लेन नहीं है। तो तुम्हारा मोबाइल ही गड़बड़ होगा, तुम्हारा व्यक्तिगत गड़बड़ होगा, सभी स्टूडेंट का सही। क्यों सही है ना? क्यों सही है ना? सभी का सही है, तुम्हारा पर्सनल गड़बड़ी है। तो आज के डेट में नेशनल पार्टी हैं ये कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, और उसके बाद देखा जाए बीजेपी, इसी प्रकार से देखा जाए एनसीपी जो शरद यादव जी जिसके अध्यक्ष हैं, तृणमूल कांग्रेस और बसपा, ये 7 पार्टी हैं जो नेशनल पार्टी। अदर पार्टी जो हैं स्टेट पार्टी, और सैकड़ों ऐसी पार्टी हैं जिनका स्टेटस न नेशनल न स्टेट रजिस्टर्ड पार्टी है। हो गया? लेकिन दयानंद, तुमने कुछ बताया नहीं कि क्लियर हुआ कि नहीं। दयानंद, बैक चल रहा है, क्या चल रहा है? सुन रहे हो हमारी बात को तब तो बोल रहे हो। दयानंद जल्दी अपना रिएक्शन दो, नहीं तो अभी मैं टेक्निकल स्टाफ से फोन करके ब्लॉक करवाऊंगा। जल्दी रिएक्शन दो, समझ में आया कि नहीं? लेकिन किरण जी, बिको सभी को क्लियर हो गया, लेकिन दयानंद तो नहीं बोल रहा है। सभी को तो हो गया, लेकिन उसका भी जवाब नहीं आ रहा है। जल्दी बोलो बेटा। उस दिन 2 टीचर का बाय नेम मैं सुन रहा हूं, यही था, जबकि हमारे यहां देखते हैं कोई टीचर जवाब को इग्नोर नहीं, सभी लोग जवाब देते हैं। देखिए सिद्धार्थ, ओवर स्मार्ट की बात नहीं है। ओवर स्मार्ट होगा तो हम हजारों स्टूडेंट का नुकसान नहीं करेंगे, उसको बाहर कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। हमको ऐसा फालतू टाइप का स्टूडेंट नहीं चाहिए। समझ में आ गया दयानंद? अच्छा जी सर लिखे हो। क्लियर समझ में आया कि नहीं? ये तो नहीं लिखे हो क्लियर समझ में आ गया, जैसे सभी लोग क्लियर लिख रहे हैं। और दयानंद ये समझ लो, कभी भी कोई डाउट हो, किसी भी टीचर से संबंधित कोई सब्जेक्ट, क्वेश्चन पूछो, तुम्हारी फ्रीडम है। क्वेश्चन का जवाब हमारे सभी टीचर देते हैं, मैं भी देता हूं। लेकिन फालतू कंप्लेन करोगे तो ब्लॉक हमेशा के लिए। तुम्हारे जैसा स्टूडेंट मुझे नहीं चाहिए, ये जान लो। उस दिन मैं वही कॉलिंग के बगल में बैठा हूं, 2 टीचर का तुमने सब्जेक्ट और बाय नेम तुमने कंप्लेन किया, और मैं बाद में भूल गया समझाना, आज संजोग से याद आ गया, नाम भी मुझे याद था। चलो थैंक यू, लेकिन आगे के लिए सुधर जाओ, बढ़िया से पढ़ो, जैसे हमारे सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ रहे हैं। जो भी डाउट हो पूछो, क्लियर होगा, बड़े फालतू का कंप्लेन नहीं। चलो थैंक यू। आइए, तो हम लोग बातें करते हैं यूपीएससी। एक बात मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि जो आर्टिकल मैंने लिखा है 315 से लेकर 323, फिर से आप लोग सुन लें।
ये सिर्फ यूपीएससी के लिए आर्टिकल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर जो ये आर्टिकल मेंशन किए कॉन्स्टिट्यूशन में, ये संघ लोक सेवा आयोग और हमारे कंट्री में जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन है राज्यों में, इन सब के लिए यही आर्टिकल है। तो कभी भी आपसे पूछा गया कि स्टेट पीएससी राज्य लोक सेवा आयोग के लिए आर्टिकल, तो आपका जवाब यही, इसी में सभी आ जाते हैं। तो राज्य लोक सेवा आयोग भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और यूपीएससी ये भी संवैधानिक निकाय है। इन सभी आयोग के लिए यही आर्टिकल है। अब आइए हम लोग बातें करेंगे यूपीएससी के चेयरमैन अदर मेंबर। देखिए यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर की बात की गई है आपके कॉन्स्टिट्यूशन, ये मेंबर की संख्या दिया गया है 9 to 11। तो सदस्यों की संख्या होता है 9 से 11। आपसे कमीशन अगर पूछता है कि यूपीएससी के मेंबर होते हैं, ऑप्शन में दिया 7 to 11, ऑप्शन में दिया कि 10 to 12, तो आपको ध्यान देना ऐसे ऑप्शन पर बाउंड्री सीमा डिसाइड है 9 to 11, इसी के बिटवीन, यानी 9 होंगे, 10 होंगे, 11 होंगे, ना 12-30 होंगे, ना 7-6 होंगे, ये बाउंड्री सीमा है। तो जब कभी भी बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट अमेंडमेंट करके चेंज करेगी, घटाने की बात होगी तो चेंज करेगी। प्रेजेंट टाइम में आज के डेट में 10 मेंबर हैं पब्लिक सर्विस कमीशन में। आज के डेट में देखा जाए नियुक्ति की व्यवस्था कैसे संविधान में दिया गया, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था दिया गया है, एक चेयरमैन एंड अदर मेंबर। मेंबर कितने, ये बाउंड्री सीमा डिसाइड कर चुका हूं। तो इनके लिए जो व्यवस्था दिया गया है, इस तरह की व्यवस्था, चेयरमैन अपॉइंटेड by president and other all members also appointed by president। तो इलेक्शन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एक चेयरमैन होते हैं, अदर मेंबर होते हैं, ये सभी नियुक्त होते हैं बाई प्रेसिडेंट। लेकिन ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्त करने की बात है, ये रियली पावर राष्ट्रपति को नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ऑन पेपर रिकमेंड करती है नियुक्ति के मामले में, और राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे। चेयरमैन के अपॉइंटमेंट या अदर मेंबर सभी के अपॉइंटमेंट की एक ही व्यवस्था है। और इसके बाद अब हम लोग बातें करेंगे इनके रिमूवल की। तो आप लोग जानते होंगे इनके रिमूवल की व्यवस्था क्या है। क्या हटाने की शक्ति राष्ट्रपति को है या पार्लियामेंट को, या इन दोनों को नहीं, या किसी और को है? बोलिएगा, दयानंद बताओ भाई, क्या पढ़े हो, किसको पावर है हटाने की? दयानंद बोलो, समझ जाओ सभी लोग। देखिए कुछ ऐसे बॉडी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो रियली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन न पार्लियामेंट को यह पावर दिया है, न गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को, इन दोनों से अलग व्यवस्था है। और इस तरह से नहीं विकास जी, पार्लियामेंट जो लिख रहे हैं गलत जवाब है, और इसीलिए मैं क्लियर करने के लिए सुना रहा हूं, समझिएगा। तो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को पावर नहीं है, जो कुछ लोग जवाब दिए हैं, न राष्ट्रपति को पावर, न पार्लियामेंट को, समझिएगा। यूपीएससी के किसी मेंबर को हटाना हो या चेयरमैन को, तो इनके लिए व्यवस्था दिया गया है, न प्रेसिडेंट को गवर्नमेंट रिकमेंड करके नहीं हटवा सकती, और न पार्लियामेंट के मेजॉरिटी से हटेंगे। इनके लिए रियली पावर किसको है? सुप्रीम कोर्ट को। और ध्यान दीजिए, सिर्फ यूपीएससी ही नहीं, सिर्फ इनके लिए यूपीएससी की बात नहीं कर रहे हैं, और भी बॉडी हैं जैसे सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये सभी बड़े ही ऑटोनॉमस बॉडी है। इसी प्रकार से देखा जाए तो और भी बॉडी हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। तो इस प्रकार से राज्य लोक सेवा आयोग और यूपीएससी, इसी प्रकार से सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ये ऐसी बॉडी है कि इनके मेंबर्स और हेड को हटाना है तो पावर पार्लियामेंट के मेजॉरिटी द्वारा नहीं, और गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति द्वारा भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, समझिएगा। तो जब कभी भी यूपीएससी के मेंबर या चेयरमैन को हटाने की बात है, तो ऐसे परिस्थिति में देखा जाए तो व्यवस्था इस प्रकार से। दयानंद का जरा कमेंट देख लें, इन्होंने लिखा है कि नहीं सही, हमने किसी टीचर का कंप्लेन नहीं किया सर, मैं 10 दिनों से एब्सेंट हूं, मैंने अपने 4 दोस्तों का टाइम्स कोचिंग में एडमिशन करवाया, आपसे बहुत चीज सीखे सर। कोई बात नहीं दयानंद, लेकिन जानते हैं मैं वहां बैठा था, नाम आप ही का आया, वो कॉलिंग पर नाम भी पूछा गया,
और इस तरह से चलिए कोई नहीं, कोई और होगा, कोई बात नहीं, लेकिन 2 टीचर का नाम रखा गया सब्जेक्ट के साथ। संजोग से उस दिन मैं बैठा था, उस दिन मेरा क्लास नहीं था, बैठा था, तो इस तरह की बातें हैं। तो मैं बात भी करना चाहा तो वो काट दिए, हमसे बात नहीं हुआ। मैंने अपने मोबाइल से भी फोन किया। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर आप नहीं होंगे कोई और होगा, कोई बात नहीं। देखिए हम सभी स्टूडेंट को, दयानंद जी कोई भी स्टूडेंट हो, हम सभी टीचर का ये थिंकिंग होता है कि आपका फ्यूचर टाइम्स का फ्यूचर है। तो इसलिए हम लोग खुद ही बहुत कोऑपरेट करते हैं। कैरियर विल में हम लोग पढ़ाते थे, तब भी उसी भावना से आज भी कैरियर विल के स्टूडेंट संपर्क में हैं, गाइडेंस लेते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट्सएप पर। आप लोगों को भी वही प्यार है। हम लोग अपने यहाँ पढ़ावे या दूसरे संस्था में, कैरियर विल सोचिए अपना इंस्टीट्यूट नहीं था, लेकिन उसी भावना से पढ़ाते थे। और अपने यहाँ भी वही एक एक स्टूडेंट, गर्ल एंड बॉय, हम लोगों का फ्यूचर है मानते हैं। क्यों? क्योंकि आप सफल होंगे तभी हमारी सफलता है। तो धोखेबाजी से हम पढ़ा दें, उससे कोई फायदा नहीं, आपका नुकसान होगा ही, मेरा फ्यूचर भी नुकसान होगा। क्यों? टीचर का टीचिंग की जो बात है, माना जाता है कि शिक्षक जो होता है वह समाज को दिशा देता है, और शिक्षक ही बेईमान निकल जाए तो सोचिए समाज को बहुत बड़ा नुकसान होगा। समाज को दिशा से मतलब कल को आप ऑफिसर बनेंगे तो हमारा समाज बढ़ेगा। आप सभी बड़े बड़े ऑफिसर बनेंगे तो सिर्फ आप व्यक्तिगत, आपका प्रमोशन, व्यक्तिगत डेवलपमेंट नहीं हुआ, हमारे कंट्री का, हमारे समाज का डेवलपमेंट हुआ। इसलिए माना जाता है कि शिक्षक जो होता है, टीचर, वो समाज को दिशा देता है। और इन्हीं उद्देश्यों के साथ हम टाइम्स के सभी लोग करते हैं। तो अगर आप नहीं भी होंगे कोई बात नहीं, ऐसी हमारी मेंटलिटी भी नहीं है, बट ऐसा मुझे लगा कि आप होंगे। तो मेरा उद्देश्य यही है, कभी भी कोई डाउट हो तुरंत आप पूछें, समाधान होगा। मैं तो यहां तक व्यवस्था रखा हूं, बाय द वे यहां नहीं पूछ पावे तो व्हाट्सएप पर आप दे सकते हैं, फ्री होने के बाद मैं जवाब देता हूं। कई बार एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन होता है तो मैं उसमें कमेंट कर देता हूं, यू कैन कॉल 9 PM, क्योंकि 9 बजे मैं फ्री होता हूं। तो 9 से 10 में आराम से ऐसे एक्सप्लेनेशन देता हूं, क्योंकि फैक्चुअल जब आप नहीं है तो उसमें लिखना उचित नहीं है, एक्सप्लेन करना। तो इतनी सुविधाएं हम दिए हैं दयानंद जी आप सभी के लिए, आप टेंशन न लें। और आइए हम लोग आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। तो हम लोग यहां बातें करते हैं। तो मैंने बताया इनके रिमूवल के लिए व्यवस्था न राष्ट्रपति के द्वारा गवर्नमेंट हटा सकती और नहीं पार्लियामेंट। कैसे होता है? बाई सुप्रीम कोर्ट। आपको एक जीता जागता एग्जाम्पल भी दूंगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड एक जज थे मिस्टर गांगुली जी, न्यायमूर्ति गांगुली जी। कंप्लीट नाम नहीं याद आ रहा है, बट टाइटल में उनके गांगुली था और वेस्ट बंगाल के रहने वाले थे। रिटायर्ड होने के बाद वेस्ट बंगाल में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन अपॉइंटेड हो गए। और देखिए बहुत सारे आरोप उन पे लगे। कितने कैसे कैसे आरोप क्लास के माध्यम में आप स्टूडेंट के सामने बताना नहीं चाहूंगा। बहुत भद्दे गंदे आरोप और काफी सबूतों के साथ चर्चा हो गया। समाज में बहुत प्रदर्शन, कई पॉलिटिशियन नाराज भी, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से भी कंप्लेन आने लगा कि इतने महत्वपूर्ण पोस्ट पर ऐसा पर्सनालिटी व्यक्तित्व नहीं, काफी निंदा देश की जनता। शायद इतनी बातें बताने पर मिस्टर गांगुली वेस्ट बंगाल का केस कुछ साल पहले की है, आपको भी याद आ गया होगा। लेकिन पार्लियामेंट को हटाने का पावर होता, जो समाज, पॉलिटिशियन, ये सभी नाराज थे, इंसल्ट होते, हटाए जाते गांगुली। लेकिन जनता को भी ये शायद संदेश मिला, जनता भी समझ गई कुछ ऐसा हुआ। सुप्रीम कोर्ट की जजेस को इंक्वायरी जांच करने का उनको पावर है, उन्होंने इंक्वायरी किया और सुप्रीम कोर्ट के ही रिटायर्ड जज थे। समाज को ऐसा लगा कि जजेस ने फेवर किया, क्योंकि उन्हीं के फ्रेंड थे, कुछ समय पहले रिटायर्ड होकर आए, और इस तरह से रिपोर्ट में क्या सुरक्षित बच गए। तो इतने पॉलिटिशियन, सारे पॉलिटिकल पार्टी नाराज थे। अगर पार्लियामेंट से हटाने की बात होती तो दोनों हाउसेस से जबरदस्त मेजॉरिटी मिलता और पक्का हटाए गए होते। तो सिर्फ और सिर्फ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के हेड मेंबर नहीं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन एंड मेंबर, CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के चीफ और मेंबर, CBC के चीफ एंड मेंबर, इसी प्रकार से देखा जाए UPSC के हेड एंड मेंबर, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के हेड एंड मेंबर एक ही कैटेगरी में आते हैं, जो गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट नहीं हटा सकते और पार्लियामेंट की मेजॉरिटी से नहीं हटाए जा सकते। आपसे पूछा जाएगा रिमूवल, तो आपका सही जवाब होगा बाई सुप्रीम कोर्ट। जैसे पूछा गया कि UPSC के चेयरमैन या CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के हेड या CBC के हेड या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के हेड या मेंबर
रिमूव बाई, तो ऑप्शन देगा बाई प्रेसिडेंट, बाई पार्लियामेंट, बाई सुप्रीम कोर्ट, नन ऑफ दिस। आपका जवाब होगा बाई सुप्रीम कोर्ट। ये अलग कैटेगरी में होते हैं। आप समझ गए। कुछ जो प्रेसिडेंट के द्वारा हटाए जाने वाले पोस्ट हैं, ये है गवर्नर, अटॉर्नी जनरल। इसी तरह से फाइनेंस कमीशन के हेड एंड मेंबर, ये एक कैटेगरी। और जो पार्लियामेंट के लिए ऑथराइज किया गया है पार्लियामेंट को, इसमें आते हैं कैग, और इसमें आते हैं क्या, जजेस, चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस, सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस कहां पर, हाई कोर्ट। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये सारे एक कैटेगरी में है बाई पार्लियामेंट, और इन दोनों से अलग हैं, वही आते हैं बाई सुप्रीम कोर्ट। तो मेरे ख्याल से आप शायद समझ गए होंगे। इस प्रकार से देखा जाए ये सारी व्यवस्थाएं हैं, रिमूवल भी समझ गए। अब हम लोग बातें करेंगे यूपीएससी के मेंबर के टर्म और स्टेट पीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग के मेंबर और अध्यक्ष के टर्म। तो दोनों के टर्म एक बराबर है। टर्म की बात हम लोग किया जाए यानी कार्यकाल की बात किया जाए, तो इनका कार्यकाल आपके संविधान में डिसाइड है, ये है 6 ईयर्स, 6 वर्ष। क्लियर। और मैक्सिमम एज की भी बात हम लोग कर लें तो मैक्सिमम एज यानी अधिकतम उम्र, यहां पर भी कितने वर्ष है, 65। ध्यान दीजिएगा। तो अब आपको क्वेश्चन करने में सुविधा हो, यानी मैंने इलेक्शन कमीशन के लिए भी बताया कि इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अदर ऑल कमिश्नर, इन सभी का टर्म 6 ईयर और मैक्सिमम में 65। सेम कैग के लिए भी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और सेम यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए भी। तो इन तीनों के लिए वो क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन पूछा था इलेक्शन कमीशन के लिए कि इनका पोस्ट वैकेंट होगा। आप लोगों ने, सभी लोगों ने सही जवाब दिया था कि दोनों में जो पहले कंप्लीट हो, सी ऑप्शन सबने जवाब दिया। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन इसीलिए पूछा कि मैं देख सकूं, जांच सकूं आप लोग समझे कि नहीं। तो यहां भी समझ गए होंगे इन तीनों के लिए क्वेश्चन होते हैं, तीनों जगह सेम है, इक्वलिटी है, टर्म भी सेम और मैक्सिमम एज। क्लियर। और अब हम लोग बातें करेंगे यूपीएससी के मेंबर्स एंड चेयरमैन अपॉइंटेड कैसे और रिमूव कैसे, ये रेजिग्नेशन किसको देते हैं, ये भी क्लियर। ये सभी रिजाइन करते हैं टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को त्याग कर देंगे। तो अपॉइंटमेंट कैसे, क्लियर, और रिमूवल कैसे, ये भी क्लियर, और इस तरह से त्यागपत्र किसको देंगे, ये सारी बातें क्लियर। अब यूपीएससी से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे, टर्म भी क्लियर, मैक्सिमम एज भी क्लियर हो गया। अब हम लोग यूपीएससी से रिलेटेड बातें करेंगे कि यूपीएससी का वर्क क्या होता है। तो आइए देखा जाए यूपीएससी का वर्क, इनका कार्य क्या होता है, या राज्य लोक सेवा आयोग जो हैं इनके कार्य क्या होते हैं, वर्क क्या होते हैं। देखिए आपके कंट्री में कई बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट हैं, उनके लिए एग्जाम कंडक्ट यही कराते हैं। महत्वपूर्ण पोस्ट है, सेंस मेरा क्या है, जैसे जानते होंगे एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज का, वो एग्जाम कौन कराते हैं, आईएएस वगैरह, ये यही कराते हैं। इसी प्रकार से देखा जाए आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, सेपरेट एग्जाम होता है, किसके द्वारा, यूपीएससी के द्वारा। आप जानते होंगे और भी कई एग्जाम हैं, जैसे एनडीए, जैसे सीडीएस, सीएपीएफ, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं जो इन्हीं के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। और देखिए हम लोग, कोई मिजोरम में रहता है, कोई नागालैंड में, कोई वेस्ट बंगाल, कोई आंध्र प्रदेश, कोई हरियाणा, कोई बिहार, कहीं भी हम लोग ऑल ओवर इंडिया में रहते हैं। बट जो भी एग्जामिनेशन मैंने अभी बताया, अगर इस एग्जामिनेशन से आपका रिलेशन है तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी रहते हैं, इन सारे एग्जाम को कंडक्ट कराने की कॉन्स्टिट्यूशन जिम्मेदारी किनको दिया है, इन्हीं को, कहीं भी रहते हैं। और इस प्रकार से देखा जाए तो ये, अच्छा बिक्कू बोल रहे हैं कि सर ओल्ड क्लास वीडियो को 360 से क्वालिटी कम हो सकता है सर। बिक्कू ये तो टेक्निकल स्टाफ से ही मैं पूछ के बताऊंगा, हमको नॉलेज नहीं है, क्या हो जाएगा। कौन सा वाला वीडियो जरा बताइएगा, कब का है बिक्कू, ये बताइए कब का वीडियो आप पूछ रहे हैं। आप ऐसा कीजिए बिक्कू, टेक्निकल स्टाफ का नंबर आपके पास होगा तो प्लीज आप ऐसा करें, एक बार फोन करके पूछ लेंगे, ये चूंकि टेक्निकल नॉलेज है वही लोग बताएंगे। तो नंबर आपके पास है, कॉलिंग पर भी आप पूछ लें,
तो वो लोग जानकारी लेके कॉलिंग पर आपको जवाब दे दें। तो टेक्निकल का नंबर है, आप प्लीज वहां से सॉल्व कर लें, हमको जानकारी नहीं है, ठीक है। जो भी हो आप वहां कॉलिंग पर एक बार बात कर लीजिएगा तो वो लोग जानकारी देंगे। तो वसीम का जरा क्वेश्चन देख लें कि अगर कंट्री में पार्टी बाजी खत्म हो जाए पार्टी बाजी खत्म हो जाए तो कैसा रहेगा सर कंट्री में। ध्यान दीजिए वसीम, दरअसल इंडिया में डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक, तो पार्टी बाजी खत्म होना संभव नहीं, क्योंकि लोकतंत्र का प्राण आयु माना गया है पार्टी, राजनीतिक दल को। तो राजनीतिक दल अगर खत्म कर दिया जाए तो संभव ही नहीं है डेमोक्रेसी। इसलिए ऐसा मत कहिए कि खत्म हो जाए। हाँ, ये जरूर है कि जो गलत तरह के राजनीति होते हैं उसको खत्म करना चाहिए, कुछ ऐसा व्यवस्था कानून बनाकर और स्ट्रिक्टली फॉलो करना कि कोई भी राजनेता, कोई भी पॉलिटिशियन जो गलत इस तरह से काम करते हैं और समाज के लिए गंदा मैसेज आता है, देश के लिए नुकसान पहुंचाते हैं, उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए तो आपको पॉलिटिक्स से हेट नहीं होगा, नफरत नहीं होगा, अच्छे से चलेगा। बट पार्टीबाजी खत्म होना तो संभव नहीं, ठीक है। आइए चलते हैं। बिक्कू आप आगे भी कुछ कर रहे हैं, हिस्ट्री लेक्चर 17-18, क्या दिक्कत है बिक्कू हिस्ट्री के लेक्चर में है? अच्छा अच्छा, ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। अब बोलिए सिद्धार्थ सर, एक क्वेश्चन डाउट है, जल्दी बोलिए सिद्धार्थ क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, ध्यान दीजिए, आप लोगों को ये बात मैं बताने ही वाला था, तब तक क्वेश्चन आ गया। आप एज लिमिट जो बता रहे हैं मिनिमम का, उसकी भी मैं बात कर दूं, ध्यान दीजिएगा। पहले वर्क देख लीजिए, उसके बाद वहां चल रहा हूं, ठीक है। तो ये वर्क इनका दिया गया है सारे एग्जाम कंडक्ट कराना, लेकिन वर्क में आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, वर्क में आप लोगों को एक चीज ये ध्यान दे लीजिए, वर्क उसके बाद से मैं वहां चल रहा हूं। तो यहां पर वर्क में जो व्यवस्था दिया गया है वो इस तरह की व्यवस्था है। एक तो देखा, इतने सारे एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, और इतने सारे एग्जाम ही नहीं, कुछ और बातें इनके साथ ये दिया गया है कि ये एडवाइजरी बॉडी के रूप में भी रोल प्ले करते हैं, सलाहकारी निकाय के रूप में। किस तरह से? मान लीजिए आप सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के इंप्लाइज हैं, इंस्पेक्टर हैं, आईएएस जो भी हैं, आईपीएस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी इंप्लाई, तो आप में डिसिप्लिन मेंटेन करने से संबंधित बातें, यानी आप सेंट्रल गवर्नमेंट के इंप्लाइज में देखा जाए तो बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन हो गया, अनुशासनहीनता, जनता को आप सर्विसेज अच्छे से नहीं दे पा रहे। तो ऐसे परिस्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रपति को रिकमेंड करती है, और राष्ट्रपति एडवाइस डिमांड करते हैं, परामर्श लेते हैं, किससे? यूपीएससी से। तो यूपीएससी सलाह देगी, एडवाइस देगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इंप्लाइज में किस तरह से डिसिप्लिन मेंटेन किया जाए। आगे भी समझिए, और भी एडवाइस करते हैं। मान लीजिए आपके देश में ऐसा सिचुएशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंप्लाइज है और ऑन ड्यूटीज काफी इंजर्ड हो गया, काफी क्षतिग्रस्त हो गया, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से ऑन ड्यूटी है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो ऐसे परिस्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रपति को रिकमेंड करती है, और राष्ट्रपति एडवाइस डिमांड करते हैं यूपीएससी से कि कोई भी ऑन ड्यूटी क्षतिग्रस्त नुकसान हुआ शारीरिक, तो उसको क्षतिपूर्ति कितना प्रोवाइड किया जाए। तो यूपीएससी एडवाइस देगी, इतने लाख, इतने करोड़, जो भी उचित समझेगी, इस इंप्लाई को क्षतिपूर्ति देना चाहिए, क्योंकि ड्यूटी पर रहते इतना बड़ा नुकसान उसका हो। तो इस तरह से आप कभी मत समझिएगा कि यूपीएससी या स्टेट कमीशन जो होते हैं सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराना जिम्मेदारी है। यूपीएससी एडवाइजरी बॉडी के रूप में भी काम करते हैं, ये कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और सरकार को अपनी सलाह देते हैं। तो आईएसपीटी में यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन को दिखा दो, पूछा था इनमें से कौन सी जिम्मेदारी यूपीएससी की नहीं। तो ध्यान देंगे, आरक्षण महिलाओं का हो, आरक्षण रिजर्वेशन एससी का हो, एसटी का हो या ओबीसी का हो, रिजर्वेशन से संबंधित इनको एडवाइस विचार देने का संविधान अधिकार नहीं दिया है। यही ऑप्शन सही था, उसमें दिया था रिजर्वेशन ऑफ एससी। तो एससी का रिजर्वेशन या ओबीसी कोई भी ऑप्शन देता है, रिजर्वेशन से संबंधित एडवाइस परामर्श देने की संवैधानिक इनको पावर नहीं है। और जान लीजिए क्यों नहीं है,
देखिए, इस मामले पे आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेट व्यवस्था है। किस तरह से व्यवस्था है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था दिया गया है अंडर आर्टिकल 340, अंडर आर्टिकल 340 व्यवस्था है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। ये व्यवस्था है बैकवर्ड क्लास कमीशन। तो ये व्यवस्था है बैकवर्ड क्लास कमीशन, बैकवर्ड क्लास कमीशन, यानी हिंदी में आप कहेंगे पिछड़ा वर्ग आयोग। तो ये व्यवस्था दिया गया है, ये बैकवर्ड क्लास कमीशन, पिछड़ा वर्ग आयोग अंडर आर्टिकल 340 यानी अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 340 में बैकवर्ड क्लास कमीशन पिछड़ा वर्ग आयोग। अब देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 338, इसमें व्यवस्था दिया गया है शेड्यूल कास्ट कमीशन, अनुसूचित जाति आयोग। तो ये दिया गया है शेड्यूल कास्ट कमीशन, अनुसूचित जाति आयोग। और नेक्स्ट एक अमेंडमेंट इंडिया गवर्नमेंट ने किया 89th अमेंडमेंट। 89th अमेंडमेंट से पहले एससी एंड एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों के लिए एक ही कमीशन था, और वह कमीशन 338 में था, जो इस तरह से इनसे रिलेटेड एडवाइस, परामर्श, इनका काम देखता था। लेकिन 89th अमेंडमेंट के द्वारा एक और आर्टिकल की व्यवस्था सेपरेट हो गया एसटी के लिए, 338A। और 338A में व्यवस्था दिया गया, क्या इनके लिए व्यवस्था दिया गया शेड्यूल ट्राइब कमीशन। तो इनके लिए व्यवस्था दिया गया ये शेड्यूल ट्राइब कमीशन, यानी अनुसूचित जनजाति आयोग। तो इस प्रकार से शेड्यूल ट्राइब कमीशन सेपरेट किया गया। तो बैकवर्ड क्लास कमीशन से रिजर्वेशन से रिलेटेड हो अंडर 340 बैकवर्ड क्लास कमीशन एडवाइस परामर्श देगी। शेड्यूल कास्ट के लिए हो तो इनके लिए भी ये शेड्यूल कास्ट कमीशन है। इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति के लिए हो तो 338A में दिया गया है कि अनुसूचित जनजाति आयोग, शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन। अब समझ गए होंगे। तो यूपीएससी की जिम्मेदारी नहीं है रिजर्वेशन से रिलेटेड ये एडवाइस देने का। आगे मैं बता दूं, 1992 में एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपके यहां आ चुकी है, ये राष्ट्रीय महिला आयोग। तो महिलाओं से संबंधित एडवाइस देना है तो आज आपके डेट में दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग है, वह परामर्श देगी। तो किसी भी वर्ग के रिजर्वेशन से रिलेटेड है, ये यूपीएससी या स्टेट पीएससी रिजर्वेशन से रिलेटेड ये विचार नहीं देते, एडवाइस नहीं देते। और यूपीएससी आईएएस-पीटी में पूछा है इनमें से कौन से क्षेत्र में एडवाइस परामर्श है जो यूपीएससी नहीं देगा, यूपीएससी के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। तो आप समझ गए होंगे, कोई भी रिजर्वेशन से संबंधित ऑप्शन में देता है नहीं है। नौकरी से संबंधित क्षतिग्रस्त कोई है किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये एडवाइस देंगे। इनडिसिप्लिन है, एडवाइस देंगे। और जो भी एग्जाम ये कंडक्ट कराते हैं, फाइनल एग्जाम हो गया तो एग्जाम कराकर फाइनली ये एक सक्सेस कैंडिडेट का रिपोर्ट तैयार करते हैं और फाइनल लिस्ट यूपीएससी रिपोर्ट किसको देगी समझ लीजिए। यूपीएससी फाइनली एग्जाम कराकर एक रिपोर्ट तैयार कराती है और ये रिपोर्ट लिस्ट किसको देगी, ये देती है राष्ट्रपति को। तो ये देगी राष्ट्रपति को। अब कमीशन आपसे क्वेश्चन करेगा कि यूपीएससी अपना फाइनल रिपोर्ट किसे देती है। अब ऑप्शन में देगा प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ऑप्शन में देगा प्रेसिडेंट, आप समझ ही रहे हैं, ऑप्शन में स्पीकर भी देगा। सही जवाब है स्टेट पीएससी अपना रिपोर्ट जो देती है एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद फाइनली किसको देगी, गवर्नर को। तो इस प्रकार से जब प्रेसिडेंट को रिपोर्ट मिल जाता है तो प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को अपने पास नहीं रखेंगे, ये पर्सनल मिनिस्ट्री कार्मिक मंत्रालय को जाएगा और डीओपीटी आप जानते हैं उनकी जिम्मेदारी है अब ट्रेनिंग दिलाना। तो आईआरएस को कौन ट्रेनिंग होगा, आईपीएस को कौन होगा, आईएफएस को कैसा ट्रेनिंग, ये उनकी जिम्मेदारी है ट्रेनिंग कराना। किस तरह से, ये जिम्मेदारी प्रेसिडेंट को नहीं है। इस प्रकार से ये सारी जिम्मेदारी संभालता है कौन, ये यूपीएससी। और यूपीएससी का आपने टर्म भी देखा, रिमूवल भी देखा, मेंबर्स कैसे होंगे, हटाने की व्यवस्था, इनका वर्क क्या है, किस तरह से एडवाइजरी बॉडी के रूप में रोल प्ले करते हैं, ये सभी कुछ आपने देखा। तो स्टेट पीएससी यूपीएससी से रिलेटेड और कोई डाउट हो जल्दी बोलिए।
आइए कुछ और बातें मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात है, इनके बारे में कुछ और बातें जान लीजिए। आपकी कंट्री में पूछा जाएगा कि फर्स्ट टाइम पब्लिक सर्विस कमीशन, पहली बार लोक सेवा आयोग हमारे देश में, पहली बार लोक सेवा आयोग हमारे देश में कब स्टैब्लिश किया गया? तो देखिए, ये एक्ट तैयार हुआ था, एक्ट ऑफ 1990। ब्रिटिश गवर्नमेंट इसी एक्ट में पब्लिक सर्विस कमीशन की व्यवस्था की थी और आपके कंट्री में पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैब्लिश किया गया इन 1926। तो 1926 में पहली बार लोक सेवा आयोग स्टैब्लिश हुआ। आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट टाइम पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैब्लिश इन इंडिया, आपका जवाब होगा इन 1926। आपसे कमीशन स्टेट पीसीएस यूपी में पूछा गया है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सीएपीएफ में पूछा गया है कि भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? आपका जवाब 1926। लेकिन फर्स्ट टाइम पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टैब्लिश हुआ, इसका चेयरमैन कौन था? तो आपका जवाब होगा सर रोस बार्कर। तो ये था सर रोस बार्कर, ये फर्स्ट चेयरमैन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। ध्यान दीजिएगा, आपके कंट्री में जो पब्लिक सर्विस कमीशन फर्स्ट टाइम हुआ, आप जानते होंगे इसके पहले कुछ कमीशन भी स्टैब्लिश ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया। जैसे एक कमीशन स्टैब्लिश किया एचिसन कमीशन, और उसने भी अपनी कमीशन से संबंधित, पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित अपनी रिपोर्ट दी। लेकिन इस पर महत्वपूर्ण रिपोर्ट माना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लीग कमीशन को। अभी दयानंद जी ने क्वेश्चन भी पूछा है लीग कमीशन क्या था? तो लॉर्ड ली के चेयरमैनशिप में कमीशन सेटअप हुआ और लोक सेवा से संबंधित उसने अपनी रिपोर्ट दिया। तो आपसे पूछा गया कि लीग कमीशन किससे संबंधित था? आपका जवाब हुआ लोक सेवा से संबंधित, सर्विसेज से संबंधित इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया कि सर्विसेज के लिए व्यवस्था कैसे कैसे क्या देना है, इस पर अपनी रिपोर्ट दी। और ध्यान दीजिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक सेवा आयोग में इन कमीशन से संबंधित बहुत सारी बातें जरूरी होती है, लेकिन जीएस की बात आप कर रहे हैं, ऑप्शनल की बात नहीं कर रहे हैं, तो बस इतना सफिशिएंट है। आपसे पूछा जाएगा लीग कमीशन किससे रिलेटेड था? आपका जवाब होगा लोक सेवा से संबंधित, पब्लिक सर्विस से संबंधित। एचिसन कमीशन भी किससे संबंधित था? आपका जवाब इन्हीं से संबंधित। तो फर्स्ट टाइम पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया इस्टेब्लिश इन 1926। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में। और यह भी पूछा जाएगा किस एक्ट के द्वारा? आपका जवाब 1990 एक्ट। और पब्लिक सर्विस कमीशन का फर्स्ट चेयरमैन कौन था? आपका जवाब सर रोस बार्कर। तो ये था सर रोस बार्कर, ये चेयरमैन इसका। और इस प्रकार से आज की व्यवस्था क्या है ये भी आपने देखा। लेकिन 1919 की व्यवस्था लोक सेवा आयोग का समाप्त कर दिया गया आपके संविधान में, क्योंकि 1919 की व्यवस्था में यह था जो 1926 में हुआ, वो था ऑल ओवर इंडिया के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन होगा दिल्ली में। आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर ने माना कि यह व्यवस्था अच्छा नहीं है, तो 1935 की व्यवस्था इन्होंने अडॉप्ट किया। यानी 1935 में व्यवस्था था कि एक सेंटर में पब्लिक सर्विस कमीशन होगा जो ऑल ओवर इंडिया के लिए। उसके जगह आज कौन है? यूपीएससी। और राज्यों में भी सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा जिसका नेम होगा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग। और यह भी व्यवस्था था 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, 2 और मोर देन 2 स्टेट के लिए एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन होगा और इसका नाम है ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त लोक सेवा आयोग। तो इस प्रकार से आपने देखा ये व्यवस्थाएं हैं। और इसी के बाद मैं नेक्स्ट बातें करूंगा, और नेक्स्ट बातें करूंगा ये होगा इंटर स्टेट काउंसिल। आइए देखा जाए, तो इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद की बात मैं करूंगा। और आइए देखें, ये होगा इंटर स्टेट काउंसिल। यस, इंटर स्टेट काउंसिल यानी अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद। और इनके लिए आर्टिकल होगा 263। तो आज यूपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड मैंने बातें किया।
एज जानिए, मैक्सिमम एज है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए 62 और यूपीएससी के लिए 65। आगे भी समझिएगा, इनके लिए जो और व्यवस्थाएं दिए गए हैं इस प्रकार से। यूपीएससी का चेयरमैन अगर रिजाइन कर दिया, हटा दिया गया, रिटायर्ड हो गए, जो भी कहिए, यूपीएससी का चेयरमैन रिटायर्ड हो गया तो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं भी इनको कोई नौकरी नहीं। यूपीएससी के मेंबर अगर रिटायर्ड हो गए तो इनके लिए व्यवस्था है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन अपॉइंटेड होंगे और कोई पोस्ट सेंटर स्टेट कहीं नहीं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन रिटायर्ड हुआ तो इनके लिए व्यवस्था होगा यूपीएससी के मेंबर एंड चेयरमैन और कहीं भी कोई नौकरी नहीं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर रिटायर्ड हुआ तो उसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एज अगर है तो चेयरमैन अपॉइंटेड हुआ, या अदर स्टेट पीएससी का चेयरमैन, यूपीएससी का मेंबर होगा, यूपीएससी का चेयरमैन होगा। इसके अतिरिक्त सेंटर स्टेट में कोई पद, कोई नौकरी नहीं, ये इनको व्यवस्था दिया गया है। और इसी के साथ देखा जाए तो जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड डाउट होंगे अगले क्लास में हम लोग फिर से आराम से दोबारा बात कर लेंगे। आज हमारा नेक्स्ट क्लास 11 से है ऑफलाइन का क्लास, तो टाइम हो गया है, वहां जाने में भी लेट होगा, तो आज हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ये इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद और पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड जो बातें होंगी, फिर से जो डाउट होगा आप लोग पूछ लीजिएगा और मैं चर्चा कर दूंगा जो भी डाउट। आज यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू। और इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय एंड टेक केयर।